हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिला उन्ना को। इससे पहले हम 11 डिस्ट्रिक्टों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जिला उन्ना का निर्माण जिले के रूप में 1 सितंबर 1972 को हुआ था। लिंगानुपात की बात करें सेक्स रेशो की तो 1000 पुरुषों पर 977 महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो जिला उन्ना का कुल क्षेत्रफल 1540 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर देखें तो 87.23% लोग साक्षर हैं, जो भी कुल पॉपुलेशन है जिला उन्ना की, उसमें से 92.75% पुरुष साक्षरता दर है, जबकि 81.67% जो है महिला साक्षर दर है जिला में। और ये सेंसस 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्ना जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से लेके 1200 मीटर तक है, जबकि जो आपका जिला मुख्यालय है उन्ना का, उसकी ऊंचाई 750 मीटर है। जिले की सीमाएं प्रदेश के अन्य जिलों जैसे पूर्व में, तो उन्ना जिले के पूर्व में हमीरपुर व बिलासपुर आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर में देखें तो जिला उन्ना के उत्तर में आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिम में आपको पंजाब स्टेट है उसके क्षेत्र जैसे रूपनगर ये देखने को मिलेगा। और होशियारपुर जो है वो उन्ना जिले के दक्षिण में स्थित है, तो इसको आप याद रखेंगे। उन्ना शहर जिला मुख्यालय स्वां नदी के तट पर बसा है, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उन्ना का वो जो है स्वां नदी जो है उसके तट पर ये बसा हुआ है। स्वां नदी जो है जिला को 2 बराबर भागों में काटती है, और स्वां नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। और एक और क्वेश्चन जो है स्वां नदी से बनता है कि दुख का दरिया जो है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्वां नदी जो कि जिला उन्ना में है उसको दुख का दरिया भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून में ये जो है बाढ़ से काफ़ी तबाही मचाती है ये नदी, तो इसलिए इसको जो है दुख का दरिया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। जिला उन्ना में कुल 5 तहसीलें हैं। इसमें उन्ना, अम्ब, बंगाणा, हरोली व घनारी या घानारी भी पढ़ते हैं हम। ये जो है 5 तहसीलें हो गई। इसके अलावा इसमें उप तहसीलों की बात करें तो महतपुर, गगरेट, भीरू कला, दुलहर, जोल, इसपुर और भरवाई जो है ये आपकी उप तहसीलें आती हैं जिला उन्ना में। तो 7 उप तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं, आप इनके नाम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिला का उन्ना व गगरेट का कुछ भाग समतल है। तो उन्ना जिले में उन्ना का और जो गगरेट है उप तहसील, उसके जो हैं कुछ भाग समतल हैं, जबकि जो अन्य भाग हैं जिला में वो पर्वतीय हैं। जिले में शिवालिक पर्वत श्रृंखला व 16 सिंगी धार को हम जसवां धार के नाम पे से भी जानते हैं, ये स्थित है। तो एक तो आपकी शिवालिक रेंज जो है और इसके अलावा 16 सिंगी धार जिले में स्थित हैं। इसके अलावा धारों की बात करें तो चौमुखी धार, ध्योंसर धार, रामगढ़ धार व बांगर की धार ये अन्य धारें जो है जिला में स्थित है। चिंतपूर्णी चोटी जो है जिला की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि उन्ना जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चिंतपूर्णी चोटी जो है जिला में सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 1 सितंबर 1971 को जो था कांगड़ा जिले से हमीरपुर और उन्ना अलग किए गए। तो इसका मतलब जो है उन्ना जो था पहले कांगड़ा का भाग था, और जो जिला उन्ना है उसका जो अधिकतर भाग है वो जो जसवां रियासत थी उसके अंतर्गत जो भाग आता था वही भाग जो है उठाकर उन्ना में डाल दिया गया, कांगड़ा से अलग करके। और हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जब डिस्कस की थी उसमें भी देखा था कि कांगड़ा रियासत जो थी उसके अंतर्गत ही आपका जसवां रियासत आती थी, और जसवां जो था कांगड़ा रियासत की एक शाखा रही है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसवां रियासत की स्थापना जो थी किसने की थी, तो आप देख सकते हैं जसवां रियासत की स्थापना जो थी एक कटोच वंशीय शासक थे राजा पूर्वचंद, इन्होंने की थी 1170 ईस्वी में। तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्ना के नामकरण के पीछे अलग अलग कहानियां हैं।
जिसमें बाबा कालाधारी जी से संबंधित एक कहानी है और कुछ अन्य भी प्रचलित कहानियां हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में कि उन्ना नाम कैसे पड़ा। तो बाबा कालाधारी जी की कहानी ऐसी थी कि बाबा कालाधारी जो थे वो डेरा बाबा नानक साहिब गुरदासपुर से आकर उन्ना में बस गए थे और यहाँ पर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी का था उसका बखान किया करते थे। बाबा कालाधारी जी की मृत्यु के बाद जो था बाबा साहिब सिंह बेदी ने गुरु जी की गद्दी संभाली। तो बाबा कालाधारी के समय जो था जब भी कोई उनका समाचार पूछते थे तो बाबा कहते थे कि सब उन्हीं की माया है, यानी सब उना दी माया है, जो पंजाबी में बोलते थे। तो उना करके जो था इस जगह का नाम उन्ना पड़ गया। और एक और कहानी ये थी कि उन्ना के नामकरण के संबंध में एक अन्य कहानी है जिसमें कहा गया कि उन्ना क्षेत्र हमेशा ही उना अर्थात 3/4 जिसको हम पौना भी कहते हैं, तो ये ऐसे ही रहता था, इसका विकास नहीं होता था। तो ऊणा से यानी 3/4 किसी चीज़ का जिसको हम पौना भी बोलते हैं लोकल में, तो उस हिसाब से ऊणा से उन्ना नाम भी पड़ा। तो ये कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं इसके नामकरण के पीछे, इस क्षेत्र का नाम कैसे उन्ना पड़ा। आप बुक्स भी देख सकते हैं, बुक्स में ये कहानियाँ लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुटलहड़ रियासत की बात करें तो यह रियासत जो थी कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत रही है। यह रियासत जो है जसवा पहाड़ियों में फैली हुई थी और चौकी व कुटलहड़ जो थे इसके प्रमुख क्षेत्र थे। और कुटलहड़ रियासत के संस्थापक थे। तो जसपाल को माना जाता था कुटलहड़ रियासत का संस्थापक, इसको आप याद रखेंगे, जिन्होंने 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। इस वंश ने 40 पीढ़ियों तक इस क्षेत्र जिसमें कि चौकी, कुटलहड़, मनखड़ी और तलहटी के जो क्षेत्र हैं वो आते थे, इन पर राज किया था। और जब मुगलों ने आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीता, कांगड़ा के क्षेत्र को, तो 1758 में अहमद शाह दुर्रानी ने कांगड़ा के राजा घमंड चंद को पहाड़ी रियासतों का सूबेदार बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगलों के समय जो था यहाँ का शासक कौन था। तो 758 में आप देख सकते हैं घमंड चंद को जो था यहाँ पर सूबेदार बनाया था एक तरह से अहमद शाह दुर्रानी ने। और इसने क्या था, घमंड चंद ने चक्की व कुटलहड़ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद मुगलों के बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगलों के बाद जो था जसवा रियासत या कुटलहड़ रियासत के क्षेत्र किसके अंतर्गत चले गए, किसके अधीन हो गए। तो इसके बाद संसार चंद ने भी इस रियासत पर कब्जा किया और संसार चंद के बाद 1809 में सिखों ने इस पर कब्जा किया और 1845 में जो था कुटलहड़ के जो वंशज थे, शासक थे, उनके पास जो था वापस रियासत की बागडोर आई थी। तो आप देख सकते हैं राजा जसपाल के बाद उसकी वंशज आए, उसके बाद मुगल आए, मुगलों के दौरान घमंड चंद ने इस पर शासक किया, उसके बाद संसार चंद के पास इसका कब्जा एक तरह से चला गया। उसके बाद सिख आए, सिखों ने इस पर क्षेत्र पर 1809 में कब्जा किया और 1845 में जो मूल शासक थे कुटलहड़ या जसवा रियासत के आसपास के, उनके पास ये 1845 में वापस ये रियासत आई। जिला उन्ना में जो कुछ रीति रिवाज हैं उनसे हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए, जिला उन्ना में विभिन्न प्रकार के संस्कार मनाए जाते हैं जिसमें जन्म संस्कार एक प्रमुख है। ये जिला उन्ना से ही नहीं बल्कि हिमाचल के बहुत से क्षेत्रों में, अगर हम बात करें जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उन्ना के साथ जो क्षेत्र हैं उनमें सभी में ऐसे ही जो रीति रिवाज मनाए जाते हैं, बस कुछ उनका नाम चेंज हो जाता है। तो चलिए जन्म संस्कार से देख लेते हैं क्या क्या है। इस जन्म संस्कार के अवसर पर रुण जुणे गाए जाते हैं जो कि आपके हमीरपुर में भी, मंडी भी के कुछ क्षेत्रों में भी, बिलासपुर में भी और कांगड़ा में भी गाए जाते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, खासकर उसमें जो बेबी बॉय होता है उसके टाइम ये रुण जुणे गाए जाते हैं। ये लोकगीत हैं। शिशु जन्म के 5वें दिन जो है पंचाप संस्कार का आयोजन किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पंजाप संस्कार है वो किस संस्कार से संबंधित है। तो ये जन्म संस्कार से ही संबंधित है और ये 5वें दिन जो है ये इसका आयोजन किया जाता है।
और पंचाप संस्कार में जो था, इसमें अशुद्धता आदि दूर करने के लिए गाय के गोंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अशुद्ध हो जाते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है, और अशुद्धता में जो आपको पता है घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो उस शुद्धि के लिए जो है गाय का जो गोंत्र है, या हम गुंतर जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है शुद्धि के लिए। इसके साथ ही पंजाब संस्कार वाले दिन, जिस दिन ये पंजाब संस्कार होता है यानी 5वें दिन, उसी दिन या फिर कई बार जो है कोई अलग शुभ दिन मुहूर्त देख के जो है एक बिहाई पूजन प्रथा भी जो है निभाई जाती है। और इस बिहाई पूजन प्रथा में जो है, इसमें कुल देवी की मिट्टी व गोबर से एक मूर्ति बनाई जाती है, जो भी वहाँ कुल देवी होती है, और उसकी पूजा अर्चना आदि की जाती है। जिला के कुछ क्षेत्रों में जन्म के 8वें माह पे अन्नप्राशन, या जिसको हम खिरपू संस्कार भी बोलते हैं, ये भी मनाया जाता है। तो अन्नप्राशन में या खिरपू संस्कार में जो है खीर बनाई जाती है, और वो खीर जो है जहाँ बच्चा होता है उसके पास रख दी जाती है, एक तरह से कि पहली बार जो शिशु जन्मा है 8वें महीने के बाद वो पहली बार अन्न खाएगा, तो उसमें खिरपू यानी खीर से ही आपको पता चल रहा होगा, खीर जो बनाई जाती है उसी से खिरपू संस्कार या अन्नप्राशन जो है, अन्न जो ग्रहण करेगा पहली बार बच्चा, तो ये उसी से रिलेटेड हैं सारे। तो देख सकते हैं आप, जन्म संस्कार में आपके रुनझुने गाए जाते हैं, पंजाब संस्कार भी जन्म संस्कार में ही आता है। इसके अलावा बिहाई पूजन भी जन्म संस्कार से ही रिलेटेड है। अन्नप्राशन या खिरपू संस्कार ये भी जन्म संस्कार के बाद ही जो है निभाए जाते हैं, मनाए जाते हैं जिला उन्ना में या आसपास के जिलों में। अब बात करें हम आगे, तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है, यज्ञोपवीत संस्कार जो है एक जो ब्राह्मण जाति होती है मुख्यतः, उनके बीच ये निभाया जाता है। इसको हम जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जनेऊ संस्कार जो है, ये संस्कार जब जनेऊ पहली बार धारण करवाया जाता है तो जनेऊ संस्कार एक तरह से मनाया जाता है, तो जिसको यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुंडन संस्कार जो है, तो मुंडन संस्कार भी रीति रिवाजों में आता है जिला उन्ना के या जो हिमाचल प्रदेश है उसमें। तो मुंडन संस्कार को स्थानीय भाषा में जमालू के नाम से जानते हैं। इसको याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो मुंडन संस्कार को स्थानीय भाषा में हिमाचल प्रदेश में जमालू नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो विवाह संस्कार है, तो विवाह संस्कार में सबसे पहले तो सगाई की रस्म होती है, और जो विवाह का जो दिन निश्चित किया जाता है उसे साहा कहते हैं। तो ये विवाह संस्कार से कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं, वर्ड्स रिलेटेड हैं, जिसमें सगाई, साहा आदि आते हैं। जब विवाह संस्कार का मुहूर्त आरंभ होता है तो उसे स्थानीय भाषा में लेई छई कहा जाता है। तो जब जिस दिन शादी का मुहूर्त है जो आरंभ हो जाएगा, विवाह आरंभ हो जाएगा, तो उसको स्थानीय भाषा में लेई छई कहा जाता है जिला उन्ना में। पर साही या पड़साई जो है पगड़ी बांधने की रस्म होती है। हो सकता है कि अन्य जिलों में इसको कुछ अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन पगड़ी बांधने की रस्म जो है वो काफ़ी, जो लोअर हिमाचल है उसमें काफ़ी जगहों पे ये मनाई जाती है शादी के दिन। इसके अलावा विवाह में 7 फेरों की रस्म को जो है स्थानीय भाषा में लामा, या लामा नहीं होगा, या लाया होगा। तो लाया जो लगती है जब फेरे हो रहे होते हैं शादी में मंडप में, तो उसमें लाया जो वर्ड है ये आता है। अगर आप हिमाचल से हैं तो आपने ये नाम सुना होगा पहले भी। तो ये कुछ वर्ड जो हैं, लामा, लाया, पड़साई, परसाही और लेई छई, साहा, ये जो है विवाह संस्कार से संबंधित हैं। और अंत में जो है मृत्यु संस्कार। तो मृत्यु संस्कार में अलग अलग जगहों पर कहीं पर 13 दिन या कहीं पर 16 दिन का शोक मनाया जाता है, जिसको हम पातक बोलते हैं, जिसमें 13वें या 16वें दिन जो है ये पातक ख़त्म होता है। और अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग तरीक़ों से ये जो रस्म निभाई जाती है मृत्यु संस्कार की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। ज़िले के प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर लें तो सबसे बड़ा जो मंदिर या प्रमुख मंदिर है ज़िला में,
वो है चिंतपूर्णी माता का मंदिर। चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है, जिसको हम छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और छिन्नमस्तिका मंदिर इसको इसलिए कहते हैं कि जो माता सती थी, जब भगवान शिव जो है माता सती को मरणोपरांत उठाकर ले जा रहे थे, तो विष्णु भगवान जी जो थे अपने सुदर्शन चक्र से उनके एक एक हिस्से को काट रहे थे, और जहाँ पर जो मस्तक गिरा था माता सती का, तो ये चिंतपूर्णी में ही गिरा था। और जो 51 शक्तिपीठ हैं पूरे देश में, उसमें ये चिंतपूर्णी या छिन्नमस्तिका मंदिर आता है। इसके अलावा ब्रह्मोती मंदिर, जो कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो पुष्कर में मंदिर है भगवान ब्रह्मा का, उसके बाद दूसरा जो मंदिर है भगवान ब्रह्मा का, वो जिला उन्ना के ब्रह्मोती में है। इसके अलावा कोटला कला महादेव मंदिर जो है, ये भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ पर भगवान शिव की 81 फीट ऊंची एक प्रतिमा है। गरीबनाथ मंदिर जो है, भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है, और ये सतलुज नदी के बीचों बीच स्थित है, या इसमें जो रायपुर मैदान है उसके बीच स्थित है, सतलुज नदी में। ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि कहाँ पर स्थित है गरीबनाथ मंदिर, तो कहीं पर आपको रायपुर मैदान लिखा होगा या सतलुज नदी में। इसके अलावा शिवबाड़ी मंदिर, जो कि गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित है, जो कि पांडवों के गुरु थे, ये भी जिला उन्ना में स्थित है। बाबा बड़बाग सिंह डेरा जो है मैडी उन्ना में ये स्थित है। बाबा रुद्रनंद डेरा जो है, ये भी जिला उन्ना में स्थित है। गुरुद्वारा बेदी साहब भी आपका जिला में स्थित है, जिला उन्ना में। ये बाबा बड़बाग सिंह, बाबा रुद्रनंद डेरा या गुरुद्वारा जो है, ये सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जिले में। इसके अलावा जमासनी देवी मंदिर, जो कि बंगाणा में स्थित है। चामुखा देवी मंदिर भी जिला उन्ना में स्थित है, जबकि ध्योंसर या धन्यूसर महादेव मंदिर, जोगणी पांग मंदिर, ये जो मंदिर हैं जिला उन्ना में स्थित हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंदिर का नाम दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जिलों के नाम होंगे किस जिला में ये स्थित है। बात कर लेते हैं मेले और त्योहारों की, जो कि जिला उन्ना में मनाए जाते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में साल में 2 बार जो नवरात्रे होते हैं, उसमें जो है मेले लगते हैं, और इसके अलावा अगस्त माह में श्रावण अष्टमी को भी मेले का आयोजन किया जाता है चिंतपूर्णी माता मंदिर में। और श्रावणी अष्टमी मेला जो है काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, जबकि नवरात्रों में लगने वाले मेले जो हैं ये भी मुख्य रूप से मतलब प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन तीनों में जो कि चिंतपूर्णी माता में मंदिर में मेले लगते हैं 2 नवरात्रों में और श्रावण अष्टमी का मेला, इसमें सबसे प्रमुख श्रावण अष्टमी का मेला होता है। आगे देख लेते हैं। गुरुद्वारा बेदी साहिब में ये फरवरी और मार्च माह में बाबा कालाधारी की जो याद में है, इनकी याद में ये मेला लगता है। इसके अलावा बेदी बाबा कालाधारी गुरु नानक जी के वंशज थे, तो बेदी बाबा कालाधारी जो थे वो गुरु नानक जी के वंशज थे, और इन्हीं की याद में जो है गुरुद्वारा बेदी साहिब में जो है फरवरी या मार्च माह में मेला लगता है। पीर निगाह मेला बसोली के समीप मई व जून माह में प्रत्येक गुरुवार को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप। पंजग्रात त्योहार है ये सतलुज के तट पर प्रथम बैसाखी के दिन ये आयोजित किया जाता है। इस दिन लोग सतलुज में स्नान करते हैं, और यह नाम पंचग्रत 5 पत्थरों से लिया गया है। तो पंचाग्रत कैसे नाम पड़ा है, तो ये 5 पत्थरों से लिया गया है, जिनका प्रयोग जो थे पांडवों के पुत्र जो थे, एक खेल जिसका नाम की पंच सतारा था, तो पंच सतारा खेल में पांडवों के पुत्रों द्वारा जो है 5 तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, तो यहीं से ये नाम आया है पंचगात्र त्योहार का। तो आगे देखते हैं। अंब के पास मैरी में होली का मेला भी लगता है। साजा, दशहरा, दिवाली, ये जो या लोहड़ी जो है, बैसाखी है, ये प्रमुख त्यौहार हैं जो कि पूरे प्रदेश भर में ही या देश भर में ही मनाए जाते हैं। तो ये प्रमुख त्यौहार थे, और जो हमने कुछ मेले और त्यौहार पढ़े ये छोटे स्तर के हैं जो कि जिला उन्ना में मनाए जाते हैं। बाबा बड़बाग सिंह मेला जून माह में लगता है, जबकि पिपलू मेला है ये भी मई और जून माह में लगता है। तो ये मेले और त्यौहार थे कुछ, ये हमने देख लिए।
नदियों और खड्डों की बात करें तो ऊपर तो हमने पढ़ा स्वां नदी जो है जिला जो मुख्यालय है उन्ना का, वहाँ पर बहती है ये जिला मुख्यालय में ही। इसके अलावा सोन नदी जिले की सबसे प्रमुख नदी है। स्वांग स्वांग तो है ही, इसके अलावा सोन नदी भी एक प्रमुख नदी है। और इसकी जो सहायक खड्डें हैं उसमें बोरेवाली, बरेरा खड्ड, पंजोआ खड्ड, अम्बवाड़ी खड्ड, बुड़ोली वाली खड्ड या और हम खड्ड, तो ये कुछ खड्डे हैं जो कि सोन नदी की सहायक हैं। एक बार फिर से मैं इनका उच्चारण करता हूँ। बोरे वाली खड्ड, बरेरा खड्ड, पंजोआ खड्ड, अम्बवाड़ी खड्ड, बड़ोवाली खड्ड और हम खड्ड, तो ये खड्डे हैं सोन नदी की जो सहायक हैं। इसके अलावा सोन नदी वो इसकी सहायक जिले में एक घाटी बनाती हैं। तो जो भी सोन नदी है और इसकी ये जो खड्डे हैं ये एक घाटी का निर्माण करती हैं उन्ना जिले में, और इस घाटी को हम सोन घाटी के नाम से जानते हैं। सोन घाटी जो है एक उपजाऊ घाटी है। सोन नदी जिले के बाहर सतलुज में मिल जाती है, और सोन जो है सतलुज की एक सहायक नदी है जो कि जिले के बाहर निकल के अंततः सतलुज में मिल जाती है। बात करें लुंखर खड्ड की, तो लुंखर खड्ड और एक कुछ अन्य छोटी धाराएं जो हैं वो मिलकर एक संकरी घाटी का निर्माण करती है जो कि कम समतल है और सोन घाटी की तुलना में कम उपजाऊ भी है। और यह जो खड्डें और लुंखर खड्ड और इसकी कुछ अन्य धाराएं हैं ये भी बाद में जो है सतलुज में मिल जाती हैं। सतलुज नदी जो है जिला के बंगाणा क्षेत्र के कुछ भाग में बहती है। तो सतलुज नदी जो है उन्ना जो जिला है उसका जो बंगाणा क्षेत्र है उसके कुछ भाग में ये बहती है। आगे देख लेते हैं। स्वां नदी जिला में मानसून में कहर बरपाती है और इसे दुख का दरिया भी कहा जाता है। ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो सोन नदी, स्वां नदी, इसके अलावा और जो खड्डे हैं ये प्रमुख नदियां हैं जो कि सिंचित करती हैं जिला उन्ना को। इसके अलावा सतलुज भी जो है बंगाणा क्षेत्र में जिला उन्ना में बहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है 10 मेगावाट का, तो ये स्थापित किया जाएगा जिला उन्ना में। इसी वर्ष के आपने 2023 के फरवरी या मार्च के जीके में ये क्वेश्चन पूछा था कि एग्लोर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा HPPCL यानी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का जिला उन्ना में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है इस नाम से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि जिला उन्ना के बाथू में स्थित है। इसके अलावा प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है केसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिला उन्ना में। आगे देख लेते हैं जिला में कौन कौन सी जो हैं भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहाड़ी, पंजाबी, हिंदी, और जैसे कांगड़ा में कांगड़ी है, मंडी में मंडियाली है, वैसे ही उन्ना में उन्नवी जो है लोकल भाषा है ये बोली जाती हैं। तो पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है इसलिए पंजाबी भी यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है। तो पहाड़ी, पंजाबी, हिंदी और उन्नवी ये भाषाएं जो हैं जिला उन्ना में बोली जाती हैं। मुगलों के बाद 10वां रियासत का शासक राजा संसार चंद बना। हमने ऊपर पढ़ा कि जब मुगलों ने अधिकार कर लिया था कांगड़ा रियासत पर तो उसमें 10वां रियासत भी उस समय आती थी। तो मुगलों के समय जो अहमद शाह दुर्रानी थे उसने, ये देख सकते हैं आप, राजा घमंड चंद को जो था सूबेदार बनाया था। तो और 1758 की ये बात है। और 1758 के बाद जो मुगल थे जब इनसे ये रियासत चली गई कांगड़ा, तो उसके बाद 1786 में संसार चंद के अंतर्गत आ गई ये रियासत। तो संसार चंद ने इस पर कब्जा किया और उसके बाद हमने ऊपर देखा था 1786 से 1809 तक जो था ये संसार चंद के अंतर्गत रही रियासत, ये क्षेत्र जसवां। उसके बाद 1809 में सिखों के पास आ गया और 1845 में फाइनली जो रियासत के शासक थे मूलतः उनके पास, उन शासकों के पास 1845 में रियासत आई। तो आप देख सकते हैं 1758 से लेकर 1845 तक जो है लगभग मुगलों के पास, मुगलों के अंतर्गत घमंड चंद के पास, उसके बाद संसार चंद के पास
फिर सिखों के पास, देन फाइनली जो है ये रियासत जो थी इसके इनके मूल शासकों के पास आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महत्वपुर, गगरेट, टाहलीवाल और अंब जो हैं ये जिला के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप, जो ऊना जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें महत्वपुर है, गगरेट है, टाहलीवाल है, अंब है और अंब, ये 4 जो हैं औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।